नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो टेक क्लासेज में। तो हरियाणा सीईटी टेक्निकल वैकेंसी यानी एलएमएसए डब्ल्यूपीओ और जेईजीएसओ के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी निम्मी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जा रहा है दोस्तों। और साथ ही आपको बता दूं कि ऑल इंडिया जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तरीके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको संपूर्ण करवाई जाएगी दोस्तों। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट कीजिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। लगभग एक वीडियो में हम 20 से 25 क्वेश्चन करते हैं और जब हर एक क्वेश्चन का हर एक एक्सप्लेन ऑप्शन है जब एक्सप्लेन करते हैं तो क्वेश्चनों की संख्या लगभग वो 100 तक पहुंच जाती है दोस्तों। यानी लगभग एक मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सीखने को मिलती हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम टेक्निकल वैकेंसी की अपडेट, हरियाणा में जो एलएमएसए और डब्ल्यूपीओ की जो साथी तैयारी करें इनकी हर प्रकार की अपडेट और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास आपको रेगुलर तरीके से करवाई जाएगी दोस्तों। प्लस आपका एक सहयोग और सपोर्ट चाहिए दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको अच्छे तरीके से करवाई जाएगी दोस्तों। तो आज के एक नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो हमें पता है, यानी धूप को विद्युत ऊर्जा में, यानी एक जो सौर ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में हमें पता है कि सोलर सेल होता है, लेकिन सोलर सेल अपने इस ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बात करते हैं। यानी धूप को, लाइट को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत में बदलना है तो किसका प्रयोग करेंगे? फोटोवोल्टिक सेल का, लिक्विड क्रिस्टल डायोड का, या लाइट एमिटिंग डायोड का, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर का। राइट आंसर होगा दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल। यानी फोटोवोल्टिक सेल होता है, ये सोलर सेल का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों, सोलर सेल का। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमाकर दे सकता है दोस्तों। यानी फोटोवोल्टिक सेल है या सोलर सेल है, दोनों एक ही तरह के, एक ही काम होता है दोनों का। तो राइट आंसर रहेगा अपना ए। और एलसीडी आपको पता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड एलसीडी, और लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी आपको पता है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। अब लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर कौन सा होता है दोस्तों? एलडीआर, वीडीआर, एलडीआर, एनटीसी, पीटीसी बहुत प्रकार के प्रतिरोधक हैं, इन पर क्लासें लगाई हुई है और आगे भी आपको बताते जाएंगे। एलडीआर यानी प्रकाश निर्भर होता है प्रतिरोधक। ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों? एनटीसी की श्रेणी में आता है। एनटीसी यानी टेम्परेचर, सॉरी यहाँ पर प्रकाश आएगा, यानी प्रकाश बढ़ने पर, लाइट बढ़ने पर इसका प्रकाश बढ़ने पर प्रतिरोधक रेजिस्टेंस क्या होगा? प्रकाश बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, यानी इसके विलोमानुपात में होता है दोस्तों। एलडीआर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अपना एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोटोवोल्टिक सेल। अगला अपना क्वेश्चन है कि ये द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? सेकेंडरी सेल जो सेल बैटरी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इस प्रकार हमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो नंबर एक ऑप्शन लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो दोस्तों बात करते हैं इन सभी बिंदुओं पर। तो लेंज का नियम क्या कहता है दोस्तों? यानी उत्पन्न करने का विरोध। एडी करंट जो हानि होती है, एडी धारा, बहुण धारा किस कारण पैदा होती है? लेंज के नियम के कारण पैदा होती है। यानी जो जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करता है। डीसी थ्योरी में आगे कंप्लीट हमें एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं जूल का नियम। जूल का नियम किसके संदर्भ में दिया जाता है दोस्तों? उष्मा के संदर्भ में, उष्मा के हीट के संदर्भ में जूल का नियम दिया जाता है दोस्तों। जिस प्रकार हीटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मा या जूल के नियम पर कार्य करता है हीटर। और अपना राइट आंसर होने वाला है द्वितीयक सेल है वो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कोई धारावाही चालक है, इस प्रकार धारावाही चालक में जब धारा प्रवाहित करवाई जाती है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, वो उसके क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एक गुण होता है। अपना राइट आंसर रहेगा फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। फैराडे का एक प्रथम नियम होता है दोस्तों और एक द्वितीयक नियम होता है। प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीयक नियम क्या होता है, इसमें हम बात कर लेते हैं थोड़ी। तो प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कोई इलेक्ट्रोड है उस पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा, धारा मात्रा कौन सी होती है दोस्तों? जब थ्योरी बोर्ड पर हमने करवाई है उसको देखना ध्यान से। धारा की मात्रा होती है आई इंटू टी, यानी धारा में प्रवाहित धारा, उसमें लगने वाला समय। और ये किसका मात्रा, इसको क्या बोलते हैं? कुलाम। क्यू बराबर आई इंटू टू होती है, टी होता है सॉरी, तो कुलाम। यानी एम बराबर क्या होता है? प्रवाहित धारा, पदार्थ का द्रव्यमान विलीन में से प्रवाहित की गई धारा और उसकी मात्रा के समानुपाती, समानुपाती आई इंटू टी होता है। एक इसमें लगता है रासायनिक तुल्यांक जिसको बोलते हैं जेड। तो कई बार प्रथम नियम क्या होता है? एम बराबर जेड आई टी होता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है दिल्ली मेट्रो यूपीपीसीएल में कि एम बराबर जेड आई थी। और उम्मीद है कि हरियाणा लाइनमैन में अब की बार जरूर ये इस डीसी थ्योरी सेल से संबंधित अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। 70% इलेक्ट्रिशियन थ्योरी रहने वाली है। सारी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आपको
अच्छे तरीके से कवर करवाई जा रही है दोस्तों। बस चैनल को सहयोग और सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपका सहयोग और सपोर्ट ही मैक्सिमम क्लासें लेकर आने का एक मोटिवेट होता है दोस्तों। तो द्वितीयक नियम कौन सा होता है फैराडे का द्वितीयक नियम? तो उसके अनुसार होता है कि एक ही मान की धारा मान लेते हैं, एक ही मान की धारा होती है और एक ही समय तक विभिन्न विभिन्न इलेक्ट्रोडों में से प्रवाहित करवाएंगे, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m है। वो इलेक्ट्रोडों का द्रव्यमान है वो रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होता है, m समानुपाती होता है W यहाँ पर है रासायनिक तुल्यांक, यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक है Z। क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है कि प्रथम नियम में रासायनिक तुल्यांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से, द्वितीयक नियम में W से, यानी m समानुपाती m1 समानुपाती W1 और m2 समानुपाती W2। इस प्रकार पूरा सूत्र रहता है, आगे एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। राइट आंसर है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र कौन सा है दोस्तों? वही फॉर्मूला आ गया अपना, जो पहले एक नंबर हमने जो फैराडे का नियम था विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान m बराबर Z I और T, m बराबर Z I T, यही होता है विद्युत एकत्रित द्रव्यमान। तो इसमें कौन सा अपना फार्मूला बैठ रहा है? तो m बराबर I T ग्राम, एक और यानी Z बराबर I T किस में होता है दोस्तों? m होता है, m यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में होता है? ग्राम में, m द्रव्यमान ग्राम में। और Z एक रासायनिक तुल्यांक है, इसका कोई सूत्र नहीं होता, इसकी कोई इकाई नहीं होती। I इंटू टी क्या होता है दोस्तों? कुलाम, कुलाम यानी ग्राम, ये हो गया कुलाम। I इंटू टी क्या होता है? क्यू का होता है कुलाम। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया? ग्राम प्रति कुलाम, ग्राम प्रति कुलाम। तो द्रव्यमान किस में मापते हैं? ग्राम प्रति कुलाम में। ये अपना एक है लॉजिकली हो गया, यानी इसका फॉर्मूला राइट आंसर रहने वाला है m बराबर ZIT, m बराबर ZIT ग्राम। और बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, कैसे बताई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब तक लॉजिक क्लियर होगा एकदम सिंपल से क्वेश्चन आपको याद रहने लग जाएंगे। वोल्ट की बात करें, वोल्ट किसका होता है दोस्तों? विभव का मात्रक होता है वोल्ट, विभवांतर नापते हैं किसमें? वोल्ट में। और बी नंबर अपना ऑप्शन है वाट, वाट किस में मापते हैं दोस्तों? शक्ति, शक्ति या इसको बोलते हैं पावर, यानी पावर मापने, पावर किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं दोस्तों। तो बैटरी की क्षमता वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर किसका होता है दोस्तों? आभासी शक्ति किस में मापते हैं हम? आभासी शक्ति, आभासी शक्ति होती है। और एक ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर की शक्ति VA में होती है, KVA में होती है, तो आभासी शक्ति VA में मापते हैं। और यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन, एम्पियर घंटा। बैटरी की क्षमता किस में मापते हैं? एम्पियर इंटू घंटा, इंटू नहीं लगता सॉरी, एम्पियर है घंटा, AH में मापते हैं बैटरी की क्षमता में। अगला अपना क्वेश्चन है कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सारे क्वेश्चन करने की कवर करेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों। बकलिंग दोष, स्थानीय क्रिया दोष, आंशिक लघुपतन या कठोर सल्फेशन। बकलिंग दोष पहले बात करें, इस दोष का नाम क्या है दोस्तों? प्लेटें मुड़ जाती हैं, बकलिंग दोष। और किस कारण होता है ये बकलिंग दोष? सॉरी, बकलिंग दोष है वो बैटरी को बूस्ट चार्जर के माध्यम से जो कम समय में अधिक मान की धारा, यानी कम समय में अधिक मान की धारा उसको अचानक से देंगे, तो बैटरी की जो प्लेटें हैं वो, सेल की प्लेटें आपस में फूल कर आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगी दोस्तों। यानी प्लेटें हैं वो फूल जाती है, आपस में शॉर्ट हो जाती है, क्योंकि अचानक उसमें अधिक मान की धारा हमने प्रोवाइड करा दी। तो जिस कारण क्या प्लेटें मुड़ जाती है, शॉर्ट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? बकलिंग दोष। अब बात करते हैं अपना स्थानीय क्रिया दोष कौन सा होता है। स्थानीय क्रिया दोष यानी जिस सेल में एक जो दोष होता है स्थानीय क्रिया दोष, यानी एक होता है दोस्तों स्थानीय क्रिया दोष और एक होता है ध्रुवाच्छादन दोष, यानी ध्रुवाच्छादन दोष। ये दोनों सेल कौन से होते हैं? प्राइमरी सेलों में दोष होते हैं दोस्तों। प्राइमरी सेलों में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, एक हो गया बकलिंग दोष, एक हो गया बकलिंग का दूसरा नाम होता है दोस्तों आंशिक लघुपतन या पेटेरियल शॉर्ट, यानी आंशिक लघुपतन, शॉर्ट हो जाती है प्लेटें, बकलिंग दोष। एक होता है हार्ड या कठोर सल्फेशन और एक होता है कोरोजन दोष। इस प्रकार ये कौन सी सेकेंडरी सेलों में दोष पाए जाते हैं। स्थानीय क्रिया और ध्रुवाच्छादन दोष है वो किसमें? प्राइमरी सेलों में पाए जाते हैं। स्थानीय क्रिया दोष है वो किस पर होता है दोस्तों? कैथोड पर होता है, कैथोड पर होता है, यानी जस्ते के जो प्राइमरी सेलों का कैथोड किसका बना होता है दोस्तों? जस्ते का बना होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि स्थानीय क्रिया दोष है वो किस पर होता है, तो जस्ते पर होता है, कैथोड पर होता है। और इसमें क्या होता है? कार्बन नामक अशुद्धि पाई जाती है और जिसके कारण वो जस्त है वो निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है। और इस दोष को दूर करने के लिए जस्ते पर वो पारे की परत डाली जाती है दोस्तों। इस दोष को क्या बोलते हैं? स्थानीय क्रिया दोष। और ध्रुवाच्छादन दोष हो गया, एनोड पर पाया जाता है, तांबे की छड़ होती है उस पर एनोड पर पाया जाता है। सारी बातें हम धीरे धीरे कवर करेंगे दोस्तों।
और अगला अपना क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश, ऊपर हमने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। विद्युत आवेश आवेश यानी कूलाम क्यू बराबर आई इंटू टी होता है दोस्तों, आपको पता है। तो वोल्ट, वोल्ट किसकी इकाई होती है? विभवांतर की, आपको पता है, विभवांतर या विभव की, विभवांतर। और वाट शक्ति की एम्पियर और कूलाम आवेश की इकाई कूलाम होगी दोस्तों, आई इंटू टी। आई इंटू टी धारा और उसमें प्रवाहित धारा, उसमें लगने वाला समय कूलाम आई इंटू टी होता है दोस्तों। एम्पियर धारा का मात्रक हो गया। और एक लिथियम सेल का यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, ये हमसे पूछा है दोस्तों। लिथियम सेल का बहुत सारे सेलों का आउटपुट होता है, परीक्षा में कई बार आया भी हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग तरीके से बदल कर क्वेश्चन आता है। लिथियम सेल का आउटपुट बात कर लेते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों 2.5 वोल्ट। लिथियम सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? 2.5 वोल्ट। और अन्य कुछ सेल है उसके हम बारे में बात कर लेते हैं, यानी बात करते हैं अब कुछ अन्य सेलों के बारे में। फोटोवोल्टिक सेल या फोटोवोल्टिक पीवी सेल, इसका होता है 0.55 वोल्ट होता है फोटोवोल्टिक सेल का। और एक होता है वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल होता है, उसका कितना होता है दोस्तों? 1.08 वोल्ट होता है फोटोवोल्टिक। एक फोटोवोल्टिक 0.55 और सीधा होता है वोल्टिक सेल, इसका होता है 1.08 वोल्ट। और कुछ अन्य सेल हैं जैसे डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया। डेनियल सेल का कितना होता है दोस्तों? 1.11 वोल्ट होता है। और एक होता है लेकलांची सेल, लेकलांची सेल, इसका कितना होता है दोस्तों? 1.46 वोल्ट होता है लेकलांची सेल का। और एक होता है जैसे शुष्क सेल हो गया, शुष्क सेल, इसका कितना होता है? 1.4 या कई बार राउंड फिगर में ले लिया जाता है 1.5 वोल्ट, 1.4 1.5 वोल्ट आता है शुष्क सेल का। और एक होता है मरकरी सेल का, मरकरी सेल का, मरकरी सेल का कितना होता है दोस्तों? 1.3 या 1.4 इसका ले लिया जाता है, 1.3 या 1.4। क्योंकि सिल्वर ऑक्साइड सेल, यानी सॉरी सिल्वर ऑक्साइड सेल, सारे मान लिख लेना दोस्तों, बार बार एक जगह लिख लेना, बार बार आपको इन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजिंग ना हो। सिल्वर ऑक्साइड का होता है 1.5 वोल्ट दोस्तों। और एक होता है लेड एसिड सेल, जो अपना होता है लेड एसिड सेल, इसका दो तरह का होता है। जैसे चार्जिंग की अवस्था में कितना होता है, सॉरी लोड की अवस्था में, लोड एक होता है लोड की अवस्था, यानी 2 वोल्ट होता है जब उस पर लोड लगा हो। एक आता है लोड रहित अवस्था, लोड रहित अवस्था परीक्षा में जो भी पूछे हमसे, उसमें होता है 2.2 वोल्ट होता है दोस्तों। और अगर जैसे बात करें, यानी अब अगर बात करें लेड एसिड हो गया अपना, और कुछ रह गया शायद निकल आयरन सेल का रह गया, निकल आयरन सेल या निकल कैडमियम सेल होता है, यानी आयरन की जगह वहाँ पर कैडमियम काम में लिया जाता है, निकल आयरन या कैडमियम सेल। इसका कितना होता है दोस्तों? 1.2 से लेकर 1.5 वोल्ट होता है, 1.2 से 1.5। सारे मान को याद रखना लगभग आगे दोस्तों सारे। और अपना 8 नंबर क्वेश्चन है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि काम में ली जाती है दोस्तों? ये आगे अपना क्वेश्चन है। कम समय में उच्च दर यानी बूस्ट चार्जिंग करनी है हमें, समय हमारे पास कम है और उच्च दर से यानी अधिक धारा से बैटरी चार्ज करने तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? प्रारंभिक आवेशन, बूस्ट आवेशन, ट्रिकल आवेशन या फ्रेशनिंग आवेशन। तो बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बूस्ट आवेशन। जिस प्रकार अपने मोबाइल का चार्जर आजकल क्या है, बूस्ट चार्जर आने लगे हैं, वो कम समय में अचानक एक अधिक मान की धारा, लेकिन वो काम की नहीं होती क्योंकि इसमें बैटरी की जो क्षमता है, कार्यकाल वो कम होता है, कार्यकाल। तो बूस्ट आवेशन होता है दोस्तों। फ्रेशनिंग आवेशन कौन सा होता है? जब बैटरी को पहली बार H2SO4 या उसमें गोल इलेक्ट्रोलाइट डालकर जब चार्ज किया जाता है, पहली बार जब बैटरी को चार्ज किया जाता है, फ्रेशनिंग होता है। ट्रिकल कौन सा होता है दोस्तों? जब हार्ड सल्फेशन दोष हो जाता है बैटरी में और उसे इलेक्ट्रोलाइट को पुनः काम में लेने के लिए, बैटरी को वापस काम में लेने के लिए एक लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक नियत मान की धारा, नियत मान की धारा कितनी होती है? लगभग 3% से 5% धारा होती है उस एम्पियर क्षमता का। बैटरी की एम्पियर एच का 3 से 5% मान है, वो नियत मान की धारा लंबे समय तक बैटरी को दी जाती है, ट्रिकल चार्जिंग हो गया। और प्रारंभिक आवेशन क्या हो गया? यानी पहली बार उसको चार्ज करना होता है, प्रारंभिक आवेशन। पहली बार जब चार्ज करते हैं तो उसको फ्रेशनिंग चार्ज, और पहली बार चार्ज होकर बाद में डिस्चार्ज होगी, दोबारा उसको पहली बार चार्ज करेगा ना, डिस्चार्ज होने के बाद में, वो होगी फर्स्ट प्रारंभिक आवेशन। अगला अपना 9 नंबर क्वेश्चन है कि जस्ता सॉरी कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग वो किया काम में लिया जाता है?
तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों कार्बन जुस्ता सेल या शुष्क सेल की बात करते हैं तो उसका एनोड यानी एनोड किसका बना होता है दोस्तों, कार्बन का बना होता है। कई बार क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। और कैथोड, कैथोड किसका बना होता है दोस्तों, जस्ते का बना होता है। कैथोड जस्ते का बना। सारी बातें आप अपने नोट्स के रूप में बना लेना दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का एक जब एग्जाम के टाइम क्विक रिवीजन करने में आपको काम आएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और अपने दोस्तों को भी अपना ये फॉरवर्ड करना, अपना चैनल इसको सहयोग और सपोर्ट करवाना भाई। आपके सहयोग और सपोर्ट के लिए चैनल बनाया गया है। बस आपसे एक सब्सक्राइब ही मांगते और तो ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। सब्सक्राइब जब आप करोगे तो ज़्यादा अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हम इसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करो, जो भी अपना डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब है जरूर करना। और अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एनोड हो गया कार्बन का, कैथोड हो गया जस्ते का दोस्तों। तो शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट हमसे पूछा है कौन सा विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं दोस्तों तो एक होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड होता है एक। तो अमोनियम क्लोराइड प्लस में क्या होता है, जिंक क्लोराइड, ZnCl है, जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड हो गया। और एक होता है जिंक क्लोराइड प्लस में होता है POP। यानी अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो बात करते हैं दूसरा एक अपना ले लेते हैं। यानी अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, प्लस में जिंक क्लोराइड हो गया, प्लस में क्या हो गया, POP हो गया। ऑप्शन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये नहीं होने वाला। H2SO4 लेड एसिड में काम में लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये रहा दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें नहीं है, KOH। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है इसमें तनु। तो राइट आंसर अमोनियम क्लोराइड होगा, क्योंकि कई बार है वो क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ लिया जाता है, मिश्रण में एक चीज़ को पूछ लिया जाता है। तो मिश्रण में पूरा याद होगा इलेक्ट्रोलाइट का तो सारी बातें हम आसानी से कवर कर सकेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आजकल इस प्रकार आता है कि बार थोड़ा सा लॉजिक हमको खुद से लगाना पड़ता है। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव होता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है। द्रव में यानी जो धारा प्रवाहित होती है किस कारण होती है, उसमें प्रभाव होता है या प्रकाशीय या चुंबकीय या रासायनिक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में धारा प्रवाहित होना क्या होता है, रासायनिक गुण होता है दोस्तों। यानी धारा प्रवाहित ये कराने पर आयन है वो आयन आपस में विभक्त हो जाते हैं। तो आयनों की आयनीकरण के कारण ही रासायनिक धारा या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शेलों में, द्रव में, लिक्विड में धारा प्रवाहित होना। और उसमें प्रभाव आपको पता है दोस्तों, लैंप, इनकैंडिसेंट लैंप होता है, इस पर कार्य करता है। और प्रकाशीय यानी जितने भी सौर सेल हो गया, जैसे अपना ये PV सेल हो गया, फोटोवोल्टेइक है। और चुंबकीय यानी चुंबकीय प्रेरण या इंडक्शन का सिद्धांत होता है वो चुंबकीय सिद्धांत पर। तो विद्युत घंटी जिस प्रकार कार्य करती है। इसका राइट आंसर होगा रासायनिक। और अगला अपना क्वेश्चन है, किसी सा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने तो कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है। जब एक्सप्लेन करते हैं तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है दोस्तों, क्या करें। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने तो कौन सा पदार्थ का काम में लिया जाता है। सीसा अम्ल बैटरी वही लेड एसिड बैटरी दोस्तों, लेड एसिड। तो सीसा अम्ल बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने के लिए कौन सा हमें काम में लेते हैं दोस्तों, ये बात हमसे पूछी गई। राइट आंसर इसका रहने वाला है स्पंजी लेड का दोस्तों, स्पंजी लेड का। तो स्पंजी लेड से कौन सी बनती है, सॉरी नेगेटिव प्लेट बनती है, यानी नेगेटिव प्लेट। और ये अब बात करते हैं लेड सल्फेट। लेड सल्फेट की क्या बनती है दोस्तों, दोनों प्लेटें जब डिस्चार्ज हो जाती है ना, डिस्चार्ज हो जाती है तो तब दोनों प्लेटें वो लेड सल्फेट की बन जाती हैं। और लेड पेरोक्साइड यानी पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव सेल में दो प्रकार की प्लेट होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव स्पंजी लेड की और लेड पेरोक्साइड की पॉजिटिव प्लेट बनी होती है। और डिस्चार्ज होने पर दोनों कैसी बन जाती है, लेड सल्फेट की बन जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा अपना, स्पंज नेगेटिव प्लेट है वो स्पंज सीसा, यानी बी इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। और एक और बात बता दूं, आपको पता ही होगा कि नेगेटिव प्लेट की संख्या है वो पॉजिटिव प्लेट से एक है वो अधिक रखी जाती है दोस्तों। इसका कारण क्या है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण तो कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। धातु का क्षरण हो रहा है यानी कोरोजन दोष की बात यहाँ पर हो रही है, तो इसके नियंत्रण तो कौन सी तकनीक प्रयोग करते हैं। एनोडिक यानी एनोड की, कैथोडिक यानी कैथोड की सुरक्षा, इलेक्ट्रोलाइट की सुरक्षा, स्थिर विद्युत सुरक्षा। धातु क्षरण के कारण नियंत्रण तो कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। यानी धातु कोरोजन दोष किस पर होता है दोस्तों, कैथोड पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैथोडिक सुरक्षा। कैथोड की सुरक्षा हम करते हैं, धातु का संक्षारण होता है जब कोरोजन दोष होता है तो इस कारण हम कैथोड की सुरक्षा करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल है वो प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों। वोल्टेक सेल या लिथियम सेल या पारा या सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों,
यानी इसका राइट आंसर है माना गया है पारा मरकरी सेल। मरकरी सेल यहाँ पर डिजिटल घड़ियों में प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड सेल है वो कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जो अपना डिजिटल यंत्र होता है, डिजिटल यंत्र, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था एक बार टेक्निकल हेल्पर 2018 में कि डिजिटल यंत्रों में किस प्रकार के सेल काम में लिया जाता है, तो वहाँ पर है बोर्ड ने आंसर मांगना था सिल्वर ऑक्साइड का। हालांकि हमारी निम्मी की बुक में दिया गया डिजिटल घड़ियों में कौन सा सेल प्रयोग में लेते हैं, पारा सेल प्रयोग में लेते हैं। वोल्टेक सेल शुष्क सेल की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। और लिथियम सेल आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो आजकल बैटरी काम में ली जाती हैं वाहनों में, इलेक्ट्रिक जो स्कूटी गाड़ियाँ होती है बड़ी बड़ी, उसमें लिथियम बैटरियाँ काम में ली जाती है दोस्तों। बहुत अच्छी उच्च श्रेणी की बैटरी होती है। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ जोड़ दिया है दोस्तों, तो यदि सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर देंगे तो प्रभाव क्या पड़ेगा परिपथ में। जैसे मान लेते हैं ये बैटरी का हो गया पॉजिटिव सिरा, ये हो गया नेगेटिव सिरा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, यानी इस प्रकार है वो समांतर में दोनों को जोड़ दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी सिरों को आपस में हमने बदल दिया और यहाँ पर समांतर में दोनों को जोड़ दिया। तो इसका क्या कारण होगा, वोल्टेज शून्य हो जाएगी क्या। समांतर में आपको पता है दोस्तों, समांतर में हमेशा ही वोल्टेज समान रहती है। समान वोल्टेज वाले उपकरणों को ही हम समांतर में लगा सकते हैं। जिस प्रकार हमारे घरों में जो उपकरण होते हैं वो समान रहते हैं 240 या 30 जो सिंगल फेज की वोल्टेज होती है, मानक वोल्टेज 40 माना गया दोस्तों भारतीय मानकों के अनुसार, बोलते हैं हम सीधा 230 है, तो वो इस प्रकार करने वाले होते हैं, तो वो सभी समांतर में लगते हैं। तो यही कारण होता है कि वोल्टेज शून्य नहीं होती, खुला परिपथ नहीं होता, लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है दोस्तों। यानी एक सेल को अब किसी उपकरण को उल्टा जोड़ देते हैं तो पूरा सर्किट है वो शॉर्ट हो जाएगा, अपना परिपथ है वो पूरा खराब हो जाएगा दोस्तों। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल प्रभाव तो पड़ेगा। इस प्रकार हमने सारी लॉजिक का कवर किए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, आपके सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है और आपके सहयोग सपोर्ट के लिए बनाए गए। अब की बार जो 1307 वाली पिछली वैकेंसी थी, जो साथी पिछ में रह गए थे, उनको अब की बार भरपाई करनी, उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर करनी है अभी। अब की बार चाहे डिग्री डिप्लोमा बाहर हो या अंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी ही मजबूत बनाएगी दोस्तों। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको हर प्रकार के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थोड़ा बिजी है लेकिन कुछ ही मतलब 5-7 दिनों में एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। तो 15 नंबर है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है दोस्तों। फाइन सेलेक्टर स्विच क्या होता है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। फाइन सेलेक्टर स्विच तो धारा मान में अति सूक्ष्म आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, अति सूक्ष्म डिटो क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में। अति सूक्ष्म परिवर्तन जब करने हो, बहुत ही कम मान के परिवर्तन करने हो, धारा मान में अति सूक्ष्म बहुत ही कम मान के परिवर्तन जब करने हो तो हमें कौन सा स्विच काम में लेते हैं, फाइन सेलेक्टर स्विच काम में लेते हैं। बात अपने दिमाग में बिठा देना, अपने नोट्स बना लेना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि बैटरी आवेशक में, बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य होता है धारा रेटिंग का चुनाव करना या आवेशन समय का चुनाव करना। और यहाँ पर अपना ऑप्शन ऊपर है दोस्तों, और वोल्टेज प्रास का चुनाव करना या आवेशन विधि का चुनाव करना। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, मैं इसका राइट आंसर यही होगा, 1 नंबर अपना ऑप्शन धारा रेटिंग का चुनाव करना, यानी किस मान के में धारा चाहिए, तो इसके लिए बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का प्रयोग करते हैं दोस्तों। राइट आंसर इसका ए होने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। सोलर सेल में पूछा है दोस्तों कि तापमान के संदर्भ में, तापमान को ध्यान में रखते हुए आउटपुट शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि तापमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या बैटरी का तापमान नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, सेल का। तो ये तो प्रभाव पड़ने वाला है भी। तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि, किसकी वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ आउटपुट में भी वृद्धि। और बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं तो दोस्तों, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, यानी तापमान में जब वृद्धि होगी तो निर्गत शक्ति आउटपुट क्या कम होगा, नहीं दोस्तों, तापमान में कमी के साथ कमी, यानी तापमान में जब कमी होगी तो आउटपुट में भी कमी होगी। यही इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों। सोलर सेल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। यानी टेम्परेचर में वृद्धि के साथ वृद्धि और तापमान में कमी के साथ कमी, ये इसका दोनों ही मेरे को सही लग रहे हैं, क्योंकि सोलर सेल के बारे में हमसे पूछा गया है, यही ना क्वेश्चन, सोलर सेल, बिल्कुल भाई। तो सोलर सेल में पूछा गया है कि क्या होता है, जिस प्रकार बादल तेज धूप होती है तो उसका आउटपुट तेज होता है, तापमान टेम्परेचर में वृद्धि के साथ आउटपुट शक्ति क्या होती है, उसकी अधिक होती है। और सर्दियों में जब तापमान कम होता है, धूप कम होती है, तो तापमान के साथ आउटपुट क्या होता है, कमी होता है। तो मेरे को इसका राइट आंसर है वो बी और डी दोनों लग रहा है दोस्तों। अपना फिर भी
जो भी रिव्यू देना कमेंट में कि कौन सा इसमें रहने वाला है। मेरे हिसाब से बी और डी दोनों होंगे। तो बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हाइड्रोमीटर वाला। तो हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या होता है? एएच क्षमता का निर्धारण करना, बैटरी की क्षमता एएच का निर्धारण करना, बैटरी वोल्टेज का स्तर निकालना, बैटरी का निरावेशित स्तर निकालना, या विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करना। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन है बहुत बार आया हुआ है। हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों हाइड्रोमीटर। बैटरी की चार्जिंग क्षमता को ज्ञात करते हैं ना हाइड्रोमीटर। ये भी अच्छा एक टॉपिक है। तो हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यानी प्लवन या कई बार फ्लोटिंग सिद्धांत आता है, तैरने का सिद्धांत, फ्लोटिंग सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं। प्लवन, फ्लोटिंग, तैरना तीनों एक ही बात है। हाइड्रोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? बैटरी का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए। अपेक्षित या अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक होता है दोस्तों हाइग्रोमीटर, यानी हाइग्रो लगा दिया जाता है, वो होता है आर्द्रता नापने वाला। साइंस का अपना एक क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर, ये होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व मापता है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। तो हाइड्रोमीटर का अपना क्या प्रयोग होता है? बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करना, यानी बैटरी का अपेक्षित गुरुत्व, ग्रेविटी या घनत्व इसको बोल सकते हैं, घनत्व ज्ञात करना। और उस पर कुछ मान अंकित होते हैं दोस्तों। पूर्ण आवेशित या चार्जिंग, पूरी तरह से अगर बैटरी चार्ज है तो हाइड्रोमीटर अपना मान कितना दर्शाएगा? 1.25 से लेकर 1.28, या आंकड़ों के रूप में इसको बोल दिया जाता है कई बार 1250 से 1280, यानी ये भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी दोनों बातें आपको बता देता हूँ। पूर्ण आवेश में हाइड्रोमीटर क्या बताएगा? 1250 से 1280 या 1.25 से 1.28। और अर्ध चार्जिंग की अवस्था में क्या बताएगा? यानी बैटरी आधी चार्जिंग है तो आधी चार्जिंग में बताएगा बैटरी 1.2 से 1.3, यानी 1200 से 1300 के लगभग बताएगा। 1.2 से 1.3 के बीच में। अगर बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज है दोस्तों, डिस्चार्ज बैटरी क्या दर्शाएगा? डिस्चार्ज के समय बताएगा 1.8 से कम, 1.8 से कम दिखाएगा दोस्तों। और अपना अगला क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? ऊपर हमने 1 नंबर क्वेश्चन नहीं शायद आपने किया था। अम बराबर ZIT B, इसका राइट आंसर रहने वाला है। अम द्रव्यमान बराबर समानुपाती Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और I धारा प्रवाहित होने वाली धारा, और T धारा में प्रवाहित समय। अम बराबर ZIT, यानी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या था दोस्तों? कि अलग अलग मान की धारा अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित कराएंगे तो उस पर अलग अलग द्रव्यमान प्रवाहित होगा। यानी अम द्रव्यमान अम1 समानुपाती W1, यानी 1 नंबर द्रव्यमान 1 नंबर इलेक्ट्रोलाइट्स में प्रवाहित हुआ तो वो हमें मिला, और M2 समानुपाती W2, यानी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में जो प्रवाहित करवाएंगे तो वो दूसरा द्रव्यमान हमें मिलेगा। इस प्रकार M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, M3 समानुपाती W3 इस प्रकार होता है। और 18 नंबर आज का 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन किस तरह उपयोग किया जाता है? सीसा अम्ल लेड एसिड सेल, जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। तो सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तनुगंधक अम्ल। यानी सीसा अम्ल से लेड एसिड सेल या बैटरी, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट काम में लेते हैं? तो डाइल्यूट H2SO4 तनुगंधक का अम्ल हम काम में लेते हैं दोस्तों H2SO4 में। और मरकरी या सिल्वर ऑक्साइड अगर बोल दिया जाता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH किस में काम मिलते हैं? मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड सेल में। और अगर बात करें इसमें अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड, ये किस में काम में लेते हैं? हमें लेक-लांची सेल में अमोनियम क्लोराइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH किस में काम में लेते हैं? मरकरी या सिल्वर ऑक्साइड सेल में। और अपना सीसा अम्ल सेल में तनुगंधक का अम्ल हो गया। और परिपथ की कुल वोल्टेज का एक डायग्राम दिया गया दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है। तो जाते जाते एक बात कहूँगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा किस प्रकार की आपको क्लास लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो आपको पता है अगर डायग्राम आपको सही नहीं दिखाई दे रहा, जूम कर देता हूँ दोस्तों, फिर भी आपको कम में दिखाई देगा। बता दूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है शायद 1.5 वोल्ट, मान जितना भी हो, लेकिन सारी चीज़ क्या है दोस्तों? एक दूसरे के समांतर में है। प्लस का सिरा इस तरफ है, माइनस का सिरा इस तरफ है, यानी सारी चीज़ें क्या है? एक दूसरे के
समांतर में है और टोटल यहाँ पर ये लोड लगाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हमसे पूछा है कि परिपथ की कुल वोल्टेज क्या है, सॉरी वोल्टेज टोटल में, समांतर में तो आपको पता ही है दोस्तों कितनी होगी 1.5 वोल्ट। चाहे कितनी लगा दो, एक की रहने वाली वो पूरे परिपथ की रहेगी 1.5 वोल्ट, तभी ये परिपथ कार्य करेगा। तो राइट आंसर इसका 1 होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत है। और जो सब्सक्राइब का जो आपने फॉर्मूला लगाना है SLS का, सब्सक्राइब शेयर लाइक शेयर। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही दोस्तों।